सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था, एक। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे अपने कालखंड में। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य, सुविधा और समृद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य, जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय, जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया,
जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। तो आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, सीधे तौर पर उन्होंने अपोजिशन पर निशाना साधा। आप सीधा रुख करेंगे पार्लियामेंट का। साथ में लेने के लिए कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था और ये दोनों बिल एक दूसरे से जुड़वा बिल है। ऑन दिस विषय, इसलिए ऑन दिस इशू, हमने ऑन दिस इशू लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय डेयरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर जो हाउस के सामने बिजनेस है, इस पर मैं सुनूंगा। और सरोगसी बिल प्लीज राज्यसभा में थे और प्लीज राज्यसभा में yes please please no I am not depriving, yes I am not going. I'm on the point of order, sir. please Because this is the red rule book. नंबर बताएं You need to. I'm. Please number, Yes, rule sir. number. Page number also I'm telling you. Yes. Is page 90. 90 Rule 256. Suspension of member. 12 this of our members is are not suspended. subject, not this is no point of order, Sir, this is no point of order. माननीय मंत्री please, माननीय मंत्री please, अध्यक्ष महोदय please दोनों बिल ERT बिल और सरोगसी बिल, ये दोनों बिल एक दूसरे के पूरक बिल है। तो सरोगसी करनी है तो ERT से पास होना होता है और इसलिए जब यही राज्यसभा में सरोगसी बिल पर विस्तार से बहस हुई थी, चर्चा हुई थी और इस चर्चा के दरमियान तो 2 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद फिर से दोबारा शुरू हुई और आपने देखा अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में एसपी और आरएलडी की अहम रैली मुनक्किद हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज पर एक साथ नजर आए। इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली का नाम दिया गया था। तवक्को है कि दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद और सीटों की तकसीम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। रैली में आवाम की काफी भीड़ देखी गई। ख्याल रहे कि एसपी और आरएलडी के बीच इत्तेहाद को काफी अहम
माना जा रहा है। को विवश हो रहा है, बार बार कहना है कि मेरठ की धरती परिवर्तन की धरती है। भाई मोबाइल पे लिस्ट आ गई। वहीं पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने किसानों के ताल्लुक से सवाल उठाते हुए कहा कि किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा देश जानता है किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नागालैंड में फौज की फायरिंग में कम से कम 14 शहरियों की हलाकत के बाद गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इजाफी इख्तियारात देने वाले अफसपा कानून को वापस लेने का मुतालबा भी एक बार फिर जोर पकड़ गया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि एक 4 रुकनी वफ्द नागालैंड का दौरा करेगा। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, नागालैंड के एआईसीसी इंचार्ज एमपी गौरव गोगोई और एंटनी पर मुश्तमिल वफ्द नागालैंड का दौरा करेगा। ये वफ्द एक हफ्ते के अंदर सदर सोनिया गांधी को हालिया वाकये की रिपोर्ट पेश करेगा। अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा निर्धारित डेलीगेशन कल नागालैंड के लिए मून डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना होगा। हमारा संदेश साफ साफ है कि कांग्रेस की पार्टी नागालैंड के आवाम के साथ है, नागालैंड के लोगों के साथ है, और नागालैंड के वे परिवार जिन्होंने अपने किसी बेटे या किसी भाई या किसी पिता को खोया है, उन परिवारों को केंद्र सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जल्द से जल्द उच्च स्तरीय की जो जांच, एसआईटी की जांच जो बैठाई गई है, इस जांच का परिणाम लोगों के बीच, लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और आज हम शांति और अमन और चैन की मांग को लेकर कल नागालैंड के लोगों से मिलने जा रहे हैं। So we walked out in protest at the very inadequate statement. There are a number of fundamental problems with what the Home Minister said and failed to say. First of all, why did this happen? Secondly, what kind of intelligence structure do we have when such a faulty piece of information can lead to the loss of so many innocent lives? Third, why was it necessary to fire without taking normal interrogative action? Was there enough evidence to base? See, normally the assumption is you fire when your own life is in danger or when there is something very serious that you're trying to prevent. Here you have a bunch of minors in a van. You couldn't have stopped them, detained them, questioned them. Why do you have to fire first? These are all questions for which no answers were given.
जेएनयू एक मर्तबा फिर सुर्खियों में है। कल यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 29वीं बरसी थी। इस मौके पर जेएनयू एसयू की जानिब से कैंपस में एहतजाज किया गया। इस मौके पर बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर किए जाने और बाबरी मस्जिद इन्हदाम के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया गया, तो दूसरी जानिब नागालैंड में फौज की फायरिंग में हलाक हुए मजदूरों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत है। और आज भी 1992 में ये घटना घटी, आज 2021 है। इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी हम देखते हैं कि जो भी लोग इसमें, जिनके ऊपर में आरोप था इस घटना को अंजाम देने का, इस घटना को प्लान करने का, आज के समय भी कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोई भी दोषी को आज तक सज़ा नहीं मिल पाई है। लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जहाँ तक के इस सब लोगों को बरी किया गया, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। बट इसके बावजूद हम ये मांग करेंगे कि जो भी इसमें अक्यूज़ है, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, इसमें जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए और इंसाफ दिया जाए। और जो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसमें जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है, दोनों इसमें अक्यूज़्ड है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके लेके भी हम लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मैसेज सही नहीं है। कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। हम जेएनयू एसयू के तरफ से यहाँ पे आज का जो प्रोटेस्ट कॉल किए हैं, सिर्फ बाबरी को याद, मस्जिद जो ढहाया है उसको याद करते हुए नहीं, साथ नागालैंड में जो हॉरिफिक किलिंग हुआ है उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी, कि आज देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस क्या कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप देखिए धर्म के आधार पे कंटिन्यूअसली लोगों को बांटा जा रहा है। किस तरीके से आफ्सपा रूल जगहों पे किलिंग्स हो रही है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे जो तमाम सारी चीज़ें आज देश में हो रहा है, इसका शुरुआत जो संघ की आइडियोलॉजी है उससे मिलता जुलता है। हम चाहते हैं इस देश में अमन शांति आए, और वो तभी आ सकता है जब संघ परिवार जैसे फोर्सेस को हम लोग डिफीट कर सकते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जालंधर के एक गुरुद्वारे में दौरे के बाद मुनक्किद अवामी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली में मुफ्त में बिजली फराहम की जा रही है, उसी तर्ज पर पंजाब में भी बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके ऐलान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो अपने ऐलान से पीछे नहीं हटने वाले हैं। केजरीवाल ने इस मौके पर सीएम चन्नी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बिजली मुफ्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते, 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं, ऐसे पंजाब में भी करेंगे, हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हम हजार रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को हजार मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक माँ है, एक बीवी है, तो 5 को हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? मरकज के ज़ेरे इंतजाम दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बुलाए गए मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत में मामूलात और इमरजेंसी खिदमात का बाइकआउट कर दिया है। डॉक्टरों ने हुकूमत से उनके मुतालबे पर गौर करते हुए फौरी इकदाम की अपील की है। हमारा इशू ये है कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 जो 8 महीने से लंबित है, वो अब तक नहीं हो रहा है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी गई है वो 6 जनवरी दी गई है।
तो हमारा बस एक ही डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। अब देखिए पिछले 2 साल से लगातार वो पहले तो कोविड पेशेंट्स के पीछे भागते रहे, उनकी सेवा करते रहे, अब वो हटा तो अब हमारे पास मैन पावर नहीं। आपके पास समझिए कि एक पूरा बैच आपके पास नहीं है। तो 45,000 डॉक्टर जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं वो घर पे बैठे, और उस वक्त घर पे बैठे जब आप कोरोना की तीसरी लहर एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा बस डिमांड है आप उनकी काउंसलिंग कराइए और उनको हॉस्पिटल में जल्द से जल्द भेजिए। सर हम क्या करें, हम भी तो लाचार है ना। हम हमेशा हम ही पिसते हैं बीच में, पेशेंट्स करके फिर हमें हर बार अपनी स्ट्राइक को टेक ऑफ करना पड़ता है, बट इस बार हम नहीं करेंगे। इसके बच्चे को सिर में दिक्कत हो रही है कि फोड़े टाइप में हो रहा है, तो उसको दिखाने आए थे। तो हमें नहीं पता था कि पर्ची नहीं बनेगी, और सुबह से आए और कुछ भी हमारा काम नहीं हुआ। हमको नहीं पता था कि हड़ताल है। सर मैं अपना चेक खुद कराने आया था यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि 10:30 बजे तक पर्ची बनेगी। इन्होंने ना नोटिस लगाया ना कुछ लगाया। इसमें केजरीवाल को जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में वकील और समाजी कारकुन सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीमा कोरेगांव और एल्गर परिषद नस्ली तशद्दुद मामले में मुलजिम सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत पर मोहर जब्त की है। कोर्ट ने सुधा की जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी को खारिज किया है। कोरोना वबा के दौरान भामी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।